घबराहट हो जाए, माथे पे पसीना आ जाए, उस समय आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेट लेटना है, सीधे लेट के अपने पाँव को ऊपर उठा देना है, किसी भी जगह पे रख के आपको उस समय अपना फेस जो है लेफ्ट साइड करना है। अगर फेस लेफ्ट साइड कर दो, पैर ऊपर कर दो, गारंटी है 45 सेकंड के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगा और कोमा में नहीं जाएगा। पहला अंगूठा पाँव का, बड़ा अंगूठा थंब जो है उसको छोड़ के, एक साथ वाली उंगली छोड़ के, पहली दो छोड़ के अगली दो उंगलियों में, अगर हम ये दो उंगलियां मान लीजिए आप, दो फिंगर्स है, अगर इनको 20-20 ट्विस्ट कर दे, 20 इस साइड में ट्विस्ट पैर की उंगली को, 20 ऊपर ट्विस्ट, 20 यहाँ, पहली और दूसरी उंगली, एट दी स्पॉट पेन कम होना शुरू हो जाएगा। जो कि पेन किलर से होता है वो बिना पेन किलर के ही हो जाएगा। पैरासीटामोल या कुछ ऐसी मेडिसिन का सेवन करती है तो वो अटैक कहाँ करती है, हमारे लीवर के ऊपर। राइट साइड में ये रो बनानी है हमें, ये रो बनाने के ऊपर ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी अप्लाई करेगा उसको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जो साइंस में मिलता है। इनको दबाना शुरू करें, जहां भी उनके पेन होगा, दबाने के ऊपर नीचे पेन है, इट मीन्स वहां पे सर्कुलेशन पूरा नहीं है। बोन सीधी करके हमें 15 बार सिर्फ सांस लेनी है। कौन सी सांस लेनी है? अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हमें गर्म हवा बाहर निकालनी है। कैसे निकालनी है? जैसे कि सांस खींच के, हा की आवाज आनी चाहिए। सिर्फ 15 बार हा की आवाज आनी चाहिए। जैसे 15 बार सिर्फ करने से ही बीपी बढ़ जाएगा। अगर बीपी ज़्यादा है तो हमें सांस खींच के नाक से, मुंह से छोटी रो बना के, यानी कि सीटी की तरह बना के, विसल की तरह हमें हवा छोड़नी है। यानी कि ये 15 बार करना। ये ठंडी हवा होगी। जब ठंडी हवा बॉडी से निकलेगी तो हमारा बीपी जो है बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर कम हुआ तो गर्म हवा छोड़ने से वो बढ़ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे जैसे हम जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो, शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसे शारीरिक या मानसिक बीमारी ना हो। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपी की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि अक्सर ही हम ये सुनते रहे हैं कि न्यूरोथेरेपी से बहुत सारी समस्याओं का इलाज हो जाता है। आखिर क्या होती है न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी से ये किस तरह से अलग होती है, और न्यूरोथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये सब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर मलिक के पास, जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले सर ये बताइए कि न्यूरोथेरेपी होती क्या है? देखिए, न्यूरोथेरेपी अपने नाम से ही आपको बता रही है जी जैसे कि न्यूरो का मतलब ब्रेन और थेरेपी का मतलब एक तकनीक। जी तो ये एक भारत की ऐसी पाती है, भारतीय थेरेपी है, जिसमें होता क्या कि ये थेरेपी जहाँ पे भी अप्लाई होती है वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल बनता है। जी बॉडी के नीचे इतने सारे केमिकल हैं जो हमें अगर स्टिमुलेशन करना आ जाए, अगर हम स्टिमुलेशन कर पाए तो वहाँ से जो केमिकल निकलते हैं वो केमिकल हर तरीके की हो सकती है। मान लो किसी की बॉडी में कोई केमिकल कम है, जैसे कि डोपामाइन। जी एक डोपामाइन केमिकल ऐसा है जिस अगर ब्रेन में जो बनता है, ब्रेन के 12 केमिकल्स होते हैं जिनमें से एक केमिकल है डोपामाइन। जी अगर वो कम हो जाए उसकी वजह से हमारे जो हाथ होते हैं या हमारी बॉडी होती है वो शिवरिंग करना शुरू कर देती है। जी ठीक है, तो अगर हमें वो पता चल जाए कि हम उसको बॉडी में से वो कहाँ कहाँ बनता है, उसको स्टिमुलेशन कैसे करना है, अगर वो कर पाए हम तो एट दी स्पॉट उसका रिजल्ट शुरू हो जाता है। तो शिवरिंग वाला हाथ जो ऐसा होगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं जी, ये एक दवा रहित उपचार है। इसमें कोई भी मेडिसिन या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें होता क्या बेसिकली कि हम ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम खून के दबाव को अगर तरीके से डाल सकें, यानी कि जो खून का रोटेशन है अगर उसको हम सही दिशा में, सही टाइमिंग में, अगर प्रेसिंग में सीक्वेंस बनाए, उस सीक्वेंस के बाद जो केमिकल निकलेगा वो हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो बाहर से नहीं आया है। जितनी भी मेडिसिन होती है वो सिंथेटिक होती है,
सिंथेटिक मेडिसिन क्या होती है कि जो बॉडी से जब बाहर से आती है तो बॉडी के हार्मोन्स जो है शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं करता। और जो न्यूरोथेरेपी है, जब हम बॉडी के अंदर ही एक या दूसरी जगह से वो केमिकल्स हार्मोन्स बनाते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और आदमी ठीक होना शुरू हो जाता है। खास करके न्यूरोथेरेपी जो है वो बिना दवाई के हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करके ठीक करके हमारे केमिकल्स का, यानी कि एसिड और अल्कली, हमारे शरीर में दोनों साइड रहती है, लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी। एसिड और अल्कली को अगर बैलेंस कर दिया जाए तो वो न्यूरोथेरेपी बन जाएगी। सिर्फ एक टेक्निक के जरिए आप बीमारी का इलाज कर देते हैं? ये इतनी साइंटिफिक साइंस बेस है। जो मेडिकल लाइन में एमबीबीएस लास्ट ईयर पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, हमें उनके बराबर का ही पढ़ाया जाता है। जितने भी केमिकल के लिए वो सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम सेम यूज़ करते हैं। मान लो कोई बंदा डिस्प्रिन खा रहा है, तो डिस्प्रिन का मतलब क्या होता है कि जो एट द स्पॉट घुल के हमारे गाढ़े खून को, जो रक्त हमारा है जो गाढ़ा हो चुका है, उसको पतला करने के लिए। तो हम सेम ये चीज़ हमारी पैनक्रिया, लीवर और लंग्स तीनों को स्टिमुलेशन करके जो बनाएंगे तो वो हेपरन बनेगा। क्योंकि लंग्स के कुछ अंदर सेकंड के लिए हेपरन बनता है। अगर हेपरन हम बना पाए तो वो उसी टाइम से वो खून पतला हो जाएगा, हमारा हेडेक भी बंद हो जाएगा, जो बीपी बड़ा होगा वो एट दी स्पॉट नीचे आ जाएगा। ये गारंटेड है। मान लो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, अगर हमने हेपरन दिया, अगर मेडिसिन दी तब भी वो रक्तचाप ठीक होगा, अगर हमने ट्रीटमेंट दिया तब भी होगा। सर, बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज़ करते हुए क्या कोई एक टेक्निक आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे जिससे वो समझ सके कि अच्छा ये चीज़ होती है न्यूरोथेरेपी में, ऐसा काम होते करते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट? क्या कोई एक टेक्निक हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? जी, उसमें इतनी ज़्यादा टेक्निक्स है, आपको मैं कोई भी बता सकता हूँ कम से कम। ईजी सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी को भी देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वायरल आता है। हमारी बॉडी के जितने भी सेलुलर लेवल है, जितने सेल होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बॉडी को। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बाहर का खाना खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ हो जाता है तो बॉडी में एक ताप आ जाता है। उस ताप बुखार का मतलब होता है कि सबसे पहले मना होता है कि हमें कुछ नहीं लेना है, कोई मेडिसिन तो लेनी नहीं है। फर्स्ट इन फॉल यही होता है। सेकंड, अगर हम उसके बावजूद भी कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो वो ताप हमारा कम हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो ताप कम हो गया हम फिर कुछ खाना शुरू करते हैं। सेकंड क्या होता है कि बॉडी में फिर किसी किसी को कभी शिवरिंग या ठंड लगनी शुरू हो जाती है, या ऐसा कुछ होता है, उसका सेकंड ऑप्शन होता है कि आप वहाँ जाके आराम करो। तब भी हम आराम नहीं करते, कभी कभी हम उसकी भी मेडिसिन ले लेते हैं। उल्टा उसके बाद कभी मुंह में छाले हो जाना, हमारा टेस्ट बड्स भी बदल जाते हैं, कभी कड़वा हो जाता है। कड़वा होने का भी मतलब होता है कि परमात्मा चाहता है, कि कुदरत चाहती है कि आप लोग उस समय कुछ भी ना खाएं। आपकी बॉडी कह रही है कि मुंह का टेस्ट बदलना, मुंह में ताप आना, ठंड लगनी, कि आप जाइए और अपने बिस्तर में घर में एक जगह आराम से बैठ जाइए। लेकिन हम नहीं मानते हैं। जब हम पैरासीटामोल या कुछ ऐसी मेडिसिन का सेवन करते हैं तो वो अटैक कहाँ करती है, हमारे लीवर के ऊपर। तो बुखार आने का मतलब क्या है कि हमारा लीवर उस समय, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है, हमारा लीवर है, वो बेचारा इफेक्टिव है, ठीक है, उसको हमने ठीक करना है। तो कैसे ठीक होगा, हाउ कैन पॉसिबल? वो पॉसिबल तब होगा जब हम लीवर को स्टिमुलेशन कर सके। तो उसके लिए हमारे शरीर में किसी को भी, ये मेरा मैसेज सभी के लिए है ऑलरेडी, और ये सभी पे बराबर का ही योगदान देगा। इसमें करना क्या है, एक तो हमें बाहर से कोई मेडिसिन नहीं खानी है, ये तभी काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या कि अगर हम लेफ्ट बाजू, जो हमारी लेफ्ट बाजू है, उसके 3 पोर्शन है, यानी कि ये एल्बो से लेके नीचे 1 2 3, 3 में से अगर इसका सेंटर पॉइंट अगर हम प्रेस कर दें और हमारे घुटने से 4 उंगलियां ऊपर, थाई का सेंटर, अगर आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है तो आप एक कपड़ा लेके लेफ्ट साइड की थाई में बांध दो और अपने लेफ्ट साइड की आर्म के ऊपर बांध दो, तो आधे 1 घंटे बाद आप देखोगे कि फीवर उतरना कम हो जाएगा। और ये गारंटी रहती है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में चाहते हो तो 6 सेकंड के सीक्वेंस में पहला पॉइंट यहाँ सेंटर में और ये थाई के ऊपर सेंटर में आप बराबर मात्रा में प्रेस कर दो 6 सेकंड के लिए। उसके आधा या 1 मिनट के बाद आप दोबारा रिपीट कर दो। 6 बार आप करोगे और आधे 1 घंटे बाद आप करते जाओगे तो बुखार वगैरह अपने आप ही उतर जाएगा। ये सभी के साथ होगा। सेकंड नंबर पे जो खास चीज़ है, अगर किसी का बीपी कम होता है, कभी भी कम हो जाए, बीपी ब्लड प्रेशर कम है, तो उसमें एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, वो काम नहीं करता है। उसकी वजह से कभी कभी यूरिन ज़्यादा आ जाता है, जब पानी निकल जाता है तो एसिड रह जाता है और बीपी गिर जाता है। उसके लिए राइट साइड में ये रो बनानी है हमें। ये रो बनाने के ऊपर ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी अप्लाई करेगा उसको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जो साइंस में मिलता है। ये पोर्शन को प्रेस करना है 6 सेकंड, फिर ये शोल्डर की जोड़ को प्रेस करना है,
दोबारा एक बार प्रेस करना है और इसके ऊपर दोबारा एक बार, यानी कि एक एक और एक एक प्रेस करने से ये 1 बनेगा। ठीक है, और एक बार ऐसे और, यानी कि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसको रिपीट, एक बार यहाँ ये 1 बनेगा। इसको 2 बार अगर ऐसे कर दिया जाए तो एट दी स्पॉट जितना भी बीपी होगा, आप मशीन से भी चेक करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो गिरा पर्सन होगा वो भी उठ जाएगा। थर्ड एक खास करके जो है, अगर किसी को रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई किसी का बीपी गिर जाए, या रात को 2 बजे 2:30 बजे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, थेरोस्क्लेरोसिस ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए जिस वजह से आदमी अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाए, घबराहट हो जाए, माथे पे पसीना आ जाए, उस समय आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेट लेटना है, सीधे लेट के अपने पाँव को ऊपर उठा देना है, किसी भी जगह पे रख के आपको उस समय अपना फेस जो है लेफ्ट साइड करना है। अगर फेस लेफ्ट साइड कर दो, पैर ऊपर कर दो, गारंटी है 45 सेकंड के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगा और कोमा में नहीं जाएगा। अगर ब्लीडिंग भी निकल रही है तब भी आपने किया तो वो उठ के चलने लग जाएगा। ये एक साइंटिफिक साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो न्यूरोथेरेपी में बताए जा सकते हैं, छोटे छोटे है। जैसे बस में सफ़र करते हुए किसी को पेट्रोल चढ़ना, डील चढ़ना, लोग सफ़र नहीं कर पाते, तो उसके लिए दोनों साइडों में है। अगर दोनों साइडों में हम बराबर मात्रा में प्रेस करते हैं तो प्रेस करके अगर आप सफ़र करोगे, तो मैंने कई पेशेंटों को दिया है, वो कहते हैं हमें वॉमिटिंग्स वगैरह, उल्टियाँ वगैरह नहीं आई। तो एक अच्छा है कि जो लोग सफ़र नहीं कर पाते उनके लिए, या हेडेक बंद करनी है उसके लिए पेन किलर ट्रीटमेंट भी इसमें है। अगर आप हमारे अंगूठे हैं जो पहले दोनों पाँव के, पहला अंगूठा पाँव का, बड़ा अंगूठा थंब जो है उसको छोड़ के, एक 7 वाली उंगली छोड़ के, पहली 2 छोड़ के अगली 2 उंगलियों में, अगर हम ये 2 उंगलियां मान लीजिए आप 2 फिंगर्स है, अगर इनको 20-20 ट्विस्ट कर दे, 20 इस साइड में ट्विस्ट पैर की उंगली को, 20 ऊपर ट्विस्ट, 20 यहाँ, पहली और दूसरी उंगली, एट दी स्पॉट पेन कम होना शुरू हो जाएगा। जो कि पेन किलर से होता है वो बिना पेन किलर के ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे इतने केमिकल बनते हैं। और एक खास बात जो सबसे ज़्यादा कि किसी को भी सिखानी हो, सिखाई भी जा सकती है और बताई भी जा सकती है, कि अगर किसी को भी पेट में दर्द हो रहा है कहीं भी, ये हमारे अल्ट्रासाउंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है कि परमात्मा ने, कुदरत ने इसमें इतना कुछ छुपाया हुआ है जो हम आज तक भी ढूंढ ही रहे हैं। हमारी जो है रिसर्च और सर्च चल ही रही है, दोनों ही चल रही है। ठीक है ना। तो आपने कोई भी आदमी, अपने आदमी या औरत कोई भी है, या मेल फीमेल, घर पे सीधा लेट जाए और अपने बड़े आराम से सांस लेता रहे और अपने आप पेट को चारों दिशाओं में, यानी कि नाभि से ऊपर, उसके ऊपर, नाभि से राइट में, नाभि से लेफ्ट में, नाभि में लोअर के तीनों पोर्शन, फर्स्ट दोनों सेकंड, ये गायनिक इशू रहती है। अगर ये इनको दबाना शुरू करे, जहाँ भी उनके पेन होगा, दबाने के ऊपर नीचे पेन है, इट मीन्स वहाँ पे सर्कुलेशन पूरा नहीं है और उससे ही रिलेटेड ऑर्गन में तकलीफ होगी। मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो आपके नाभि से लेके इस दिशा में अगर बहुत सारी पेन है तो उस आदमी को कॉन्स्टिपेशन होगी होगी। जब इसका पेन निकल जाएगा कॉन्स्टिपेशन हट जाएगी। ऐसे इधर लूज मोशन, ठीक है, और भी जितने गायनी के, ओवरी लेडीज को गायनिस प्रॉब्लम है, ओवरीज की प्रॉब्लम्स है, म्यूकस की प्रॉब्लम है, रेशा किसी को ज़्यादा बन रहा है, वो सभी की अल्ट्रासाउंड पॉइंट हमारे पेट में होते हैं। अगर किसी को गाल ब्लैडर की या किडनीज की, किडनी जो होती है हमारी नाभि से दोनों साइड में जाके बैक साइड में 210 ग्राम की किडनी होती है। अगर उसमें पेन हो रहा है, हम अभी ट्रीटमेंट देंगे एट दी स्पॉट और पेन अभी की अभी बंद हो जाएगा। पक्का। ये एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 10 के साथ ही। और किसी को फीवर है, अगर जितने छोटे बच्चे होते हैं, अगर माओ को ये सिखा दे जाए फीवर के लिए, तो फीवर एट दी स्पॉट 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर ही उसका जो पूरा बॉडी होगी जो वार्म हो जाती है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बीमारियां हैं वो भी हमारी शरीर के कारण लगती हैं और हमारे शरीर के पास इलाज भी है, बस ज़रूरत है उन टेक्निक्स की जो आप यूज़ करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि न्यूरोथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है? देखिए जी, न्यूरोथेरेपी अगर सिर्फ बीमारियाँ ही बतानी हो, बीमारियों में इतनी बड़ी लेंथ है कि हम कहते होते कभी कि हम 50,000 बीमारियों का इलाज करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि अगर हेडेक हुआ तो न्यूरोथेरेपी काम आएगी, अगर पेट में दर्द हुआ तो न्यूरोथेरेपी काम आएगी, अगर गैस बनी, ब्लॉटिंग हुई तो न्यूरोथेरेपी काम आएगी, अगर इसमें किसी भी तरह किडनीज का, गाल ब्लैडर का, ओवरीज का, किसी का पेन होता है, जब बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वॉर्म्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए, जहाँ कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, लीवर के लिए, हेपेटाइटिस A, B, C, D, मतलब इसके अलावा, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चाहे कार्डिक अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, थेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी MND, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, जो बच्चे जन्मजात जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उनका इलाज, ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल की, यानी कि ऑल
न्यूरो डिसऑर्डर्स, ऑल एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, अर्थराइटिस सारे। तो इनकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इनकी छोटी से लेके बड़ी तक सभी का इलाज 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल की उम्र तक हम सभी को हाथ या पैरों से ट्रीटमेंट देते हैं और सभी को रिजल्ट आते ही आते हैं। हमारे हाथ से भी आते हैं और जिनको हम सिखाते हैं, वीडियो से सिखा दिया जाए, उनके हाथ से भी आते हैं। तो सभी को वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक तरीके से ही आते हैं। जैसे सर अक्सर ही हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि किडनीज जो हैं वो दोनों खराब हो चुकी हैं, लीवर खराब हो चुका है। जो किडनीज खराब हो जाती हैं, क्या न्यूरोथेरेपी के साथ उसका इलाज हो सकता है? देखिए, जो किडनीज होती है हमारे फिल्टर्स है, जो दोनों फिल्टर हमारे हैं, जब हम इनकी केयर नहीं होती है किसी कारण से, ठीक है, जब ये श्रिंक हो जाते हैं, इनका डाया कम हो जाता है, तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर कुछ एसिडिक होते हैं जो, तो जैसे किडनी ऐसे बंच हो जाती है, बंच में जो इसके पोर्स होते हैं, इनके अंदर एसिडिक जो होता है वो फंस जाता है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो जालियाँ होती है, 10 लाख न्यूरॉन होते हैं, 10 लाख जालियों में से खून निकल के अंदर साफ होता है। और जो चीज़ें होती है वो सारी उसके ऊपर जो बॉडी को चाहिए होती है बॉडी ले लेती है। जो वेस्ट होता है वो हमारे यूरिन के रास्ते से, हमारे यूरेटर से निकल के ब्लैडर में से होता है, यूरेथ्रा से आगे जाके बाहर हो जाता है, ठीक है। अब जो किडनी श्रिंक हो गई है, वो किडनी को हम सीधा स्टिमुलेशन ना करके, बॉडी में से स्मेटोस्टैटिन बनता है एक, जो पैनक्रिया के सेल बनाते हैं, अगर उसको स्टिमुलेशन किया जाए, कोई भी करे, तो यूरिन की जो आउटपुट होगी वो बड़ी बड़ी दवाइयों के बराबर ही यूरिन जो है एक ही दिन के अंदर कई 100 ml जो है, यानी कि 200 300 400 जितना ml आता होगा उससे कई गुना ml जो है बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, अगर यूरिन पास होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो उस किडनी को काफ़ी लंबा चलाया जा सकता है। जैसे डायलिसिस हो रही है, जब किडनी खराब हो जाएगी तो नेचुरली डायलिसिस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिन में 2 या 3 बार वो घर पे लिया जाए, तो वो डायलिसिस उनके धीरे 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 करके कम हो जाएंगी। मान लो अगर कोई वीकली 2 बार डायलिसिस करवा रहा है, तो यानी कि ईयरली में उसके 1 साल के अंदर अंदर 2 4 6 8 80 यानी 100 के या 120 डायलिसिस होंगे उनके। न्यूरोथेरेपी की अगर वो घर पे शुरू कर दें तो नियर अबाउट वो कम से कम 10-12 डायलिसिस पे पहुंच जाएगा 1 साल के। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी के साथ हम कहीं ना कहीं जो हमारा शख्स बीमारी से पीड़ित है उसको हम कहीं कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल 1-2 समस्याएं हैं जो तकरीबन हर दूसरे इंसान को है, जैसे घुटनों में दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन। क्या इसका इलाज भी संभव है? जी, आपने इतना क्वेश्चन अच्छा पूछा है। मैं आपको बिना बेसिक बताने लगा हूँ कि बेसिक क्या है। किसी को डायबिटिक है, डायबिटिक क्या है और डायबिटिक ठीक कैसे होगी। शुगर की बीमारी है तो वो एक मानसिक, जैसे शुगर की और माइग्रेन की बीमारी है, ये एक मानसिक तनाव के कारण होती है। जब भी मानसिक तनाव बढ़ेगा तो शुगर भी अप हो जाती है और हमारा माइग्रेन भी बढ़ता है। अगर शुगर के मरीज को ठीक करना है तो 2 काम करिए, वो मिनटों में ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? एक तो उसे बोले कि वो मानसिक तनाव अगर हम किसी कारण से भी किसी तरीके से उसको थोड़ा नीचे ला सके तो उसकी शुगर एट द स्पॉट डाउन आ जाएगी, जो बढ़ी हुई होगी। अगर वो जो तरीका हमारा है, हमारे से तो आनी आनी है, वो आएगी कैसे? अगर बॉडी में जो सेरोटोनिन होता है, नींद का केमिकल होता है, जो हम बाहर दवाई में भी जो न्यूरो की गोलियों में होता है वो सेरोटोनिन ही होता है। अगर वो केमिकल हम जो बनाते हैं बॉडी में, वो घुटनों की बैक साइड में बनता है, हमारे हेड की बैक साइड में बनता है, एल्बो की बैक साइड में बनता है, तो कई जगह पे भी बनता है। अगर वो बना दे तो क्या होगा, जब ब्रेन की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो शुगर का लेवल नीचे आ जाता है, 1 नंबर। नंबर 2, अगर खून में एसिड की मात्रा कम कर दी जाए, खून में जो एसिड जब बढ़ जाता है तब भी जो है डायबिटिक जो है शुगर बढ़ जाती है। अगर उसका स्तर कम कर दिया जाए ब्लड में से तो शुगर डाउन हो जाएगी। ये 2 बड़े कारण है शुगर बढ़ने के, जो कि न्यूरोथेरेपी में बहुत आसान है। माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में भी जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो एसिडिक हो जाता है। जब उस लेवल में हम क्या करते हैं, उसमें एक एसिटाइल कोलाइन होता है जो ब्रेन के अंदर, उसको हम मेडुला से आराम से लेफ्ट साइड में 30 बार इधर करो, 30 बार इधर करो, 3 बार करो, आधा से ज़्यादा माइग्रेन खत्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ मैंने साइंटिफिक और कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं, अगर वो साथ में करते हैं तो माइग्रेन, जिनको हैवी अटैक भी आते हैं माइग्रेन के, वो भी उनका इमीडिएटली 72 घंटे में उनको इतना ज़्यादा आराम आ जाता है। ठीक है ना। तो मतलब ऐसी कई बीमारियों में जो है आप बेस देखोगे, बेस क्यों हो रही है। मान लो किसी को कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, वो कैसे पूरा होगा? विटामिन डी कम हो रहा है तो उसका पेट ठीक करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इसीलिए जब ऑब्जर्व नहीं होगा बॉडी में, बॉडी का सिस्टम बिगड़ेगा तो बॉडी में से जो कैल्शियम विटामिन डी ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा।
तो बेसिक तरीके में हम उसका इलाज है। कुछ हमें डाइट जो है शेड्यूल्स थोड़ा चेंज करना होता है। जो हम शेड्यूल्स अपने सभी पेशेंट्स को चेंज करवाते हैं उससे भी हमें वो बेनिफिट हो जाता है। उससे भी हमारा 72 आवर्स में सभी को रिजल्ट आता है। सेकंड, आपने पूछा कि घुटनों के लिए, घुटनों की समस्या और सर्वाइकल की समस्या ये सभी को हो रही है। एक खास बात बता देता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो आके बोलते हैं कि हमें ये बोला गया कि आप पिल्लो मत लो। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे एक भी पर्सन ऐसा दिखा दीजिए साइंटिफिक तरीके से कि विदाउट पिल्लो आप कैसे ठीक हो सकते हो। क्योंकि जब आदमी सीधा लेटता है तब उसको पिल्लो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जब आप साइड लेके लेटोगे तो आपकी गर्दन आधे से या तो नीचे लुढ़क जाएगी। तो क्या लुढ़की हुई गर्दन ठीक हो सकती है? तो इसके बावजूद तो जो लोग भी सुजेस्ट कर रहे हैं कि पिल्लो मत लो, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ये अंडरस्टूड नहीं हो रहा है। उससे पब्लिक के तकरीबन जो है गर्दन पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उसके लिए हम उसको बिल्कुल तरीका बताते हैं कि अगर आपका पिल्लो है तो आप पिल्लो के लास्ट एरिया में सर रखिए आराम से। तो रखने के बाद आप उसकी जो हमारी बाजू होती है, बाजू हमारे पिल्लो के ऊपर ना होके नीचे से होके क्रॉस होके होती है। तो जितनी आपकी गर्दन शोल्डर के बराबर आती है उसी के बराबर का पिल्लो लेना कंपलसरी है। पिल्लो के बिना आपको नहीं सोना है, ठीक है। और घुटना जो है, घुटने में क्या होता है, घुटने में के अंदर जो है जो उसके अंदर नर्व्स आ रही है उनमें क्या होता है, वो एसिडिक जो है वो उनमें जाम हो जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे दोनों साइड की स्पाइनल के आसपास में बाउल में से, ठीक है, जो स्पाइनल में से उसमें सर्कुलेशन आता है जब वो रुक जाता है तो उसकी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है। और सेकंड क्या है कि न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है उसका, अगर वो सिखा दिया जाए तो घुटनों की प्रॉब्लम में पहली बार में ही आराम आता है। ये भी गारंटेड है। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? जी, साइड इफेक्ट आए तो इसका कोई आया नहीं, क्योंकि बाहर से कुछ देना नहीं है। बॉडी में परमात्मा ने ही एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि कोई भी मेडिसिन जैसे है वो ब्रेन में नहीं जाती। सिर्फ अल्कोहल, नींद की गोलियां या ये ड्रिंक वगैरह, सिर्फ यही मेडिसिन जो ब्रेन में जाती है। बाकी कोई भी दवाई जो है ब्रेन के अंदर नहीं जाती। वहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसके आगे मेडिसिन नहीं जाती। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी के द्वारा बनाया हुआ केमिकल, वो हमारे अंदर का केमिकल है, कुदरत के द्वारा है। तो शरीर को पता होता है, शरीर उतना ही लेता है जितना उसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट तो आता नहीं है। हाँ, सारे पॉजिटिव इफेक्ट ही आते हैं इसके। सर ये बताइए कि जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो क्या पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है? देखिए, प्रिकॉशन तो ज़रूरी होता ही है। जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उसको हम फर्स्ट इन फॉली पहली जो डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस में ही उसको इतना कुछ बताया जाता है कि जैसे हमारा सेलुलर लेवल है, हर किसी की बॉडी में जो सेल होती है, ठीक है, एक डॉट के अंदर 1 लाख सेल होते हैं। तो जो हमारा शरीर है उसमें सभी सेलों में 70 से 75% पानी होता है। उनकी सेंस होती है सेलों की। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी सारा दिन हमारे ब्रेन में चलता है, वो हमारे सेल जो है ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए हमारे जो अंदर क्रोमोसेल है, क्रोमोसेल के अंदर हमारे डीएनए आरएनए रहते हैं। इसीलिए जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सेम के सेम शब्द हमारे जो है वो पकते जाते हैं और हमारे डीएनए में याददाश्त की तरह बन जाते हैं। अगर किसी को बीमारी है, अगर कोई आदमी रोज़ कहता है कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, लगातार इस बात का जो उच्चारण लगातार करता है, तो वो धीरे 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 करके वो क्रोमोसेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब उसकी एक मेमोरी बन जाती है तो फिर वो अपने जैसे और भी पैदा कर देते हैं। इससे बीमारी की जो लिमिट होती है वो बढ़ जाती है, बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। अगर उसको ठीक करना है तो हम पहले दिन ही बताते हैं उसको कि आप ठीक हो सकते हो। ये आपको प्रिकॉशनली ये अब से ये करना है। और खाने पीने का थोड़ा हम ध्यान रखने के लिए उनको बोलते हैं कि 50% डाइट वो जो है हमारी फॉलो करेंगे, ये रूल्स होता है। और सेकंड, हम उनको लिए होमवर्क देते हैं कि आपने ये होमवर्क या तो किसी घर से किसी से लेना है या आपने खुद करना है। जैसे ही वो होमवर्क लेना स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी डाइट हमारी फॉलो करते हैं तो वो 100% ठीक हो जाते हैं। जी। सर ये बताइए कि फिजियोथेरेपी से ये किस तरह से अलग है? देखिए जी, आपने जो नाम बोला उसी से अलग है, क्योंकि आपने बोला फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी होती है यानी कि एक्सटर्नल थेरेपी। और जो न्यूरोथेरेपी है वो टोटली ही सारी की सारी इंटरनल है। वो एक्सटर्नल होती है, उसमें सिर्फ डीसी करंट जो दिया जाता है वो इंटरनल थोड़ा वर्क करता है खून खींचने का। बाकी जो पॉइंट होते हैं वो फिजिकल होते हैं उनके। आपने देखा होगा घुटना अगर टूट गया, कुछ हो गया, तो वो ऊपर से मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर हमारे केसेस में किसी के घुटने में राइट साइड में कोई इंजरी हुई है, कोई ACL टूटा है, लिगामेंट टूटा है, कुछ भी एनीथिंग एल्स हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट घुटने को छेड़ते ही नहीं, हम उसको हाथ नहीं लगाते, हम लेफ्ट साइड से इलाज करते हैं। अगर लेफ्ट साइड का घुटना हुआ तो हम राइट साइड से इलाज करेंगे। उल्टा, अगर किसी की बाजू या शोल्डर यहाँ दुख रहा राइट साइड में, तो हमें यहाँ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? यानी कि पंखा ऊपर चल रहा है तो बटन नीचे लगा हुआ है।
तो जो बॉडी के इंजर्ड हो रहा है, जो सिस्टम हो रहा है, हम बॉडी के सिस्टम में अंदर जाके केमिकल प्रोडक्शन कर देते हैं। जब भी कोई इंजरी होती है तब हम क्या करते हैं, हम एक थायराइड को स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे आयोडीन निकलता है, जो उसको हमारे दर्द से और सभी चीज़ों से घाव को भरने का काम करता है। सेकंड हम काम करते हैं, हमारे यहाँ थाइमस ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है वो हम उसको स्टिमुलेशन करते हैं। वो क्या करता है, हमारे किसी भी टिश्यू को जब चोट लगती है तो टिश्यू पे चोट लगती है और हमारे टिश्यू जो है बंद हो जाते हैं। तो जैसे हम थाइमस को स्टिमुलेशन करते हैं तो टिश्यूज़ के मुंह खुल जाते हैं, टिश्यूज़ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मिनरल्स वगैरह पहुंचना शुरू कर देते हैं, पेन बंद हो जाती है, ठीक हो जाता है आदमी। जी। तो मुझे लगता है कि अब दर्शकों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि कितना को कॉस्टली होता है? क्या एक जो मिडिल क्लास पर्सन है वो न्यूरोथेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होता ये ट्रीटमेंट? देखिए जी, आपने ये भी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आजकल भाग दौड़ इतनी चल रही है, तो हाँ ठीक है ना। तो इसमें सिस्टम क्या है, जो बंदा किसी के पास पैसे कम है या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कम से कम खुद मेहनत तो कर सकता थोड़ी सी, नेचुरली बात है। तो हमने ये रखा हुआ कि आप 2 या 3 दिन का ट्रीटमेंट लो या 1 दिन का ही लो। मेरे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, कुछ पूरे पंजाब या हिंदुस्तान में ही हैं। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों का इलाज कराने आते हैं, तो मैं उनको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी फीस पहले दिन की लेके, यानी कि डायग्नोस फीस, उनकी डाइट की फीस एक ही बार ले लेता हूँ। 500 मैंने ले लिए मान लो, तो मैंने एक ही बार में ले लिए। अब वो मेरे को हफ्ते में पूछे, 10 दिन में पूछे, 2 महीने 3 महीने, जब भी पूछते रहेंगे, मैं डाइट की फीस नहीं लूँगा। जो लर्निंग फीस है माने मैंने वो भी अगर 500 ले ली, तो मैंने उनको सिखा दिया कि आप ये चीज़ें आपको करनी है। दोबारा आपको इतने दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन बाद दिखाना है। अगर 15 दिन बाद दोबारा भी अगर 500 या कोई ऐसी फीस लगी तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सीख कर बाद में खुद इलाज कर सकते हैं, उसमें उनका सारा एक्सपेंसिव जो है बच सकता है और एक्सपेंडिचर खर्चा भी नहीं आएगा। जी सर, जैसे आपने अभी बात की कि कुछ फॉरेन के पेशेंट्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? उनके साथ राब्ता कैसे कायम करते हैं? क्या फ़ोन पर उन्हें सजेस्ट करते हैं या फिर कोई और टेक्निक है? देखिए जी, जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हम यहाँ है ही है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है, देखिए फॉरेन कंट्री में भी जो बंदा बात कर रहा है उसको हम अब आसान हो गया है कि देखिए हम उसको वीडियोस भेजते हैं। अगर किसी ने कहा कि हमें वहाँ स्नीजिंग आ रही है या वायरल बुखार हो गया है, ठीक है, तो हम बुखार के रिलेटेड ही उनको वीडियोस बना के सेंड कर देते हैं, ठीक है। और साथ में वॉइस मेल का ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ज़्यादा करके फॉरेन के पेशेंटों को वॉइस मेल ही छोड़ता हूँ, डाइट के लिए भी, बताने के लिए भी, और तरीका मेथड। वो मेरी वॉइस को सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे भारत और भारत से बाहर बहुत सारे लोग जो है मुझसे जुड़ चुके हैं, जिनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो ठीक भी हो रहे हैं। यहाँ अगर फगवाड़े के पास बात करोगे आप, तो पूरे गांव की गांव है, ओजला, उसके चक दे, कुछ ऐसे गांव है जो कितने पूरे गांव के गांव मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैं ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए हैं जो मतलब कि मेडिकल साइंस में रोंगटे खड़े कर देते हैं। कैंसर तक के रिजल्ट ले लिए उन्होंने, है ना। तो वो लोग ठीक हो गए, उनके पास रिपोर्ट्स थी, उन्होंने पीजीआई ने कई में दिखाया हुआ था, उसके बावजूद मतलब कि ना होने के बावजूद वो ठीक हो गए। वो ठीक कैसे हुए हैं कि वो एक जो पॉजिटिव सोच लेके जाते हैं और जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है उससे वो ठीक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी इस तरीके से सभी लोग जो जुड़ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। जी सर, आप ये बताइए कि आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ या टेक्निक के साथ जुड़े हुए हैं। कितने % लोगों को आपने ठीक होते हुए देखा है इस टेक्निक के ज़रिए? देखिए जी, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे यहाँ ओपनिंग किया था, मुझे आज भी याद है कि वो पहला पर्सन जो आया था, सडनली जब आया था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही नीचे ट्रीटमेंट दे रहा था यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ट्रीटमेंट देना है। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी कि उनको एक हैवी माइग्रेन था, उनकी SGOTPT लीवर की बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, और यहाँ के माननीय बड़े ओहदेवर डॉक्टरों के पास उनका इलाज चल रहा था जी। और उन्होंने क्या कहा, जब मैंने ट्रीटमेंट एक दिया तो मैंने कहा कि 5-6 साल में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक हो जाओगे। तब उन्होंने मुझे, जब वो ठीक हो गए, मतलब कि उनकी हालत ये थी कि वो सुसाइड करने वाले थे। जब उनको माइग्रेन का अटैक आता था तो अपनी वाइफ को बाहर निकाल के वो अपना सर जो है दीवार में मारते थे। पहला केस मेरा था। मैंने जब उनसे बात की तो बाद में जब वो ठीक हो गए, थोड़े दिन के बाद ही, 3-4-5 दिन में ठीक हो गए, उन्होंने बाद में मेरे से 1 महीना इलाज करवाया था। ठीक होने के बाद भी उसकी वाइफ ने मुझे उनकी बाद में बताया कि वो ये कह रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ तो ये ऐसे नीचे बैठ के या नीचे लटा के कुछ पॉइंट देने से कैसे ठीक हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की धारणाएं होती है कि जब इतने बड़े डॉक्टरों से हम इतनी मेडिसिन खा के ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे इलाज से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो आप इसलिए ये समझिए कि उसके बाद मतलब इतने के पेशेंट आज तक भी है जो देखी है अपनी आंखों के सामने, जो पेशेंट मैंने ठीक होते देखी है, मैं बिलीव खुद नहीं कर पाता हूँ कई बार,
कि क्या जैसे पीछे मैंने अभी देखा एक यहाँ से पीएनबी में रिटायर हुए हैं, तो लुधियाना में जब ये कोरोना इतना फैला हुआ था तो डीएमसी वालों ने उनको जवाब देता था कि वो बिल्कुल बस ले जाओ, हमारी बस ख़त्म है मतलब। तो यहाँ ही मैंने उनको ऑक्सीजन का भी जो वेंटिलेटर वहाँ लगाते हैं, हमने सिर्फ छोटे से पंखे से हवा दी उनको, उनकी ऑक्सीजन 50 से कम हो गई थी, वो ऊपर उठाई, को ट्रीट किया, वो आज भी जिंदा है। तो ऐसे एक केसेस नहीं, मैंने पता नहीं कितने सो मैंने केसेस देखे खुद, ठीक है ना। और फूड पॉइजन किसी को हो जाए, किसी को भी, फैमिली में भी मैंने देखा है कि वो 12 लोगों के कितने के दिन लग जाते हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ एक घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा, 2 घंटे के अंदर अंदर फूड पॉइजन ठीक हो जाता है। जिस बंदे के अंदर लीवर खराब होने के कारण या एसोफेगस लीवर की फूड पॉइजन के अंदर कुछ फंस जाने से या एपिग्लोटिक वाल्व उसका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी जो हमारे अंदर खाते हैं, क्योंकि वाल्व लगा होता है, जब हम खाते हैं तो ऐसे नीचे हो जाता है, खाना नीचे जाता है, अगर वो अंदर नहीं जा रहा है तो आप स्टिमुलेशन करना शुरू करोगे तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो खाना शुरू कर देता है। तो क्या ये कम है? या फिर इतनी बड़ी बात कि जो किसी का पेट दुख रहा है, कुछ हो रहा है, मान लो बंदा इतना परेशान है, एट दी स्पॉट उसकी दर्द बंद हो जाना, ये क्या कम बात है? तो बहुत बड़ी बात है ये, किसी को राहत दे पाना। सर मेरे मन में अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए कौन सी स्टडी करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों का आपकी इंटरव्यू सुनने के बाद ये माइंड बना होगा कि ना इस फील्ड के बारे में और जाना जाए, तो कौन सी स्टडी होती है? देखिए जी, मैंने पहले बताया कि ये असल में रियलिटी में है कि देखो उनका बहुत टफ होता है। जो एलोपैथी में है, जो एमबीबीएस करते हैं, ये तो कोई ये कहना मुश्किल है कि वाकई कि वो मेहनत क्या कम करते हैं, वो भी बहुत मेहनत है उनकी, क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इसी में भी कम से कम जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई है, क्योंकि जितने केमिकल्स है बॉडी के अंदर, जितने मसल काम करते हैं, अंदर हार्मोन्स काम करते हैं, तो असल में पढ़ाई की ज़रूरत तो है इसमें। लेकिन अगर हमने ये चलो ये सुविधा रखी हुई है कि 10th क्लास या +2 वाले को या ये कराया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ मैं ये कहता हूँ कि जो भी सीखें उसके साथ पढ़े जरूर, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी नॉलेज जब तक नहीं हो पाएगी तब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आजकल बीमारियां आ रही है वो तो है ही है, जो इन फ्यूचर में बीमारियां आ रही है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल और क्रॉनिक आ रही है जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होता। आपके सामने ही है जो अभी अभी बीमारी आई है, वो क्या है, ठीक है ना। जो बीमारी भी आएगी सिंपल समझ लीजिए उसने लीवर पे अटैक करना है और हमारी एंटीबॉडीज जो होती है, जैसे WBC हमारे सेल है, वाइट सेल है, उसको गिराएगी, आदमी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, और न्यूरोथेरेपी है ही, बेस है जो नाभि बेस है, इसमें नाभि पे मेन सारा ध्यान दिया जाता है और नाभि के बाद एंटीबॉडीज को हम स्टिमुलेशन करते हैं, इलाज करते हैं। तो +2 पास या 10वीं या +2 पास भी इसको सीख सकता है और इसके बारे में अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जितना अच्छा वो इसके बारे में पढ़ लेता है उतने ही अच्छे रिजल्ट ले पाता है। वाकई ये कहा जाता है कि हमारी बीमारियों का कारण हम स्वयं हैं। जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस तरह से हम खा पी रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, सारी बीमारियां हमारे कारण हैं और उसका इलाज भी हमारे अंदर है। बस जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उसकी पहचान करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी टेक्निक के ज़रिए हमारे ही शरीर के ज़रिए हमारा इलाज कर देते हैं। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे मैंने खुद ये फीलिंग की है कि जब परिवार में पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों के साथ हल्का सा कुछ भी होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई भी ट्रबल, एक हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर पेट में छोटा सा दर्द भी हो, रात को 2 बजे किसी के बच्चे में दर्द हो पेट में, तो उसकी उस समय हालत क्या होती है ये हमें सब कुछ पता है। तो सभी को कम से कम एक डोमेस्टिक कोर्स आता है हमारा 15 दिन का, तो वो सभी लोगों को कर जैसे मर्जी, चाहे ऑनलाइन करे ऑफलाइन करे, वो जरूर करे। और ख़ास करके घर में अपनी बेटियों को छोटा सा एक कोर्स करके जरूर आगे भेजें, क्योंकि शादी के बाद होता है क्या है कि कभी ना कभी ससुराल में छोटे छोटे सर्कमटेंसेस ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो इससे क्या है कि औरा बना रहता है। जैसे कहते थे कि पुराने बंदे सभी है कि जो औरत होती है उसके हाथ शुक्र होते हैं और पति के जो पैर होते हैं वो शनि होता है। जब शुक्र शनि को दबाता है तो घर में खुशहाली आती है, मतलब साइंटिफिक तरीके में, ठीक है। तो जब कोई भी बेटी जब ये सीखा होगा तो कभी सास बीमार होगी, कोई ऐसा बीमार हो, जब वो थोड़े से हाथ से पैर में हाथ लगा देगी तो ऑरा मिलेगा, उनकी फैमिली खुशहाल रहेगी। सेकंड नंबर पे है कि किसी को परिवार में अगर रात बिरात किसी को कोई भी तकलीफ होगी, अगर आपको सेफ्टी पॉइंट्स नॉलेज होगी तो आप उसको खुद हैंडल कर पाओगे। क्योंकि पहला चांस कहते हैं गोल्डन चांस होता है, दूसरा सिल्वर होता है, 2 चांस के बाद कोई चांस नहीं होता। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारी कुदरत के नियम है, थोड़ी सी तो फॉलो करनी है हमने, ठीक है ना। मना नहीं करते हम खाने पीने के लिए, जो बाहर के फूड्स है आप खा सकते हो, लेकिन उनके दिन है, आप डेज रखो कि महीने में 4 दिन आपको फूड बाहर का लेना है और बाकी जो हम कहते हैं आप फॉलो करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। मेरी आपको शुभकामनाएं यही है और आपका इस चैनल के थ्रू
कि इस मीडिया के थ्रू कि कम से कम सभी का जीवन खुशहाल रहे और आपके पैसों की जो है वो वेस्ट ना हो, आपके पैसों की बचत हो सके, क्योंकि हर किसी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए होते हैं। तो वो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसके साथ आप सभी का आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी जो आवाज़ है, ठीक है ना, ये सब तक पहुँचे, जन जन में फैले, सबका ये भला हो। वाकई ही दोस्तों सही बात है कि कई बार बहुत रात को किसी भी इंसान को कोई समस्या आ जाती है और जब तक हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब तक समस्या बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी खोनी पड़ती है। और अगर हमें थोड़ी बहुती टेक्निक्स भी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी टेक्निक्स पता हो तो कम से कम हम पेशेंट को बचा सकते हैं तब तक जब तक हम अस्पताल नहीं पहुंच जाते। और अगर हम घर पर शुरू से ही कुछ ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करें तो शायद हम बीमारियों से ग्रस्त ना हो। तो फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, दोनों में फ़र्क होता है कि एक इन्फ्लामेटरी होता है जिसमें स्वेलिंग्स आती है और एक में इन्फेक्शन होती है। हमारी जो बोन्स होती है, जैसे ये 7 मन के रहते हैं, सबसे जो पहला मन का होता है वो एटलस होता है, जिसपे हमारी स्कुल यानी कि खोपड़ी पूरी टिकी होती है। सेकंड होता है जहाँ पे हमारी आइज़ के लिए ऐसे ही पूरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा यहाँ पे रीढ़ का ये मन का जो है ऊपर उठा होता है, ये हमारा 7वां C7 होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें जब क्या होता है कि हमारी चेस्ट पेन दोनों शोल्डर में, ब्लेड्स में, और एंजाइना पेन, ठीक है, दोनों कंधों में, और हमारी गर्दन की मूवमेंट में तकलीफ आती है। जब भी सर्वाइकल किसी को पेन हो तो हमें करना है क्या बेसिकली, इसके 3 पॉइंट है खास करके। पहला पॉइंट ये वाला, यानी कि जहाँ से ये खोपड़ी टच है, यहाँ से स्कूल जो अटैच है, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के ये थंब लेके, हमें जोर से नहीं करना है, इस थंब को यहाँ लगाना है और ऐसे गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है, इसको सेंटर पॉइंट से लेना है और हम इधर को जाना है। ये पूरा पोस्चर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लास्ट नीचे वाला पॉइंट, ये 6 पॉइंट आपको इधर करने हैं और 6 पॉइंट ही आपको इधर डिसाइड करने हैं। ये देखिए सेंटर पॉइंट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट करने के बाद ये हल्का हल्का आपको ऐसे टचिंग करने के बाद ये नीचे आके आपको ये क्लॉकवाइज देना है। जो भी नस यहाँ से दब रही होगी क्लॉकवाइज दोगे तो आप ये अपने ये फिंगर्स को इकट्ठा करके आप यहाँ से ये गर्दन की साइड से यही वाली जगह से आप इसको राउंड घुमाओगे, ये लेके कंधे तक। ये हमें पूरा एरिया जो है कवर करना है। इसको हम बोलते हैं 4 मेडुला क्लॉकवाइज। घड़ी की तरह हमें घुमाते हुए यहाँ लेके आना है, फिर रीढ़ के ऊपर भी लेके आना है। करने के बाद ये जो मनका है 7 वाला, इसके दोनों साइड प्रेस करना है, 3 तक गिनती करनी है, 1, 2, 3, छोड़ देना है। 3 बार ऐसे प्रेस करके इसके ऊपर हाथ रख के गर्दन को हल्का सा ऊपर नीचे चलाना है और दोनों कंधों को पकड़ के हल्का सा पीछे से ऐसे उठा के 6 सेकंड प्रेस करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतने करने से कम 50 से 60% जो है सर्वाइकल के लिए आराम लगेगा। वरना एक जो इसका पॉइंट होता है वो पैरों के अंदर होता है, अगर वो साथ में प्रेस किया जाए तो सर्वाइकल में एट दी स्पॉट जो है रिजल्ट मिरेकल लगने लगता है। ये आपको फिंगर पकड़नी, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऊपर तक प्रेस करके इसको दबा लेना है दोनों साइड की। 6 सेकंड अगर फिंगर पकड़ के आप रखते हो ऐसे दबा के, उसके बाद छोड़ देना है आपको। सिर्फ 3 बार कर दो आप, सिर्फ ये, कुछ भी ना करो, गर्दन को हाथ भी ना लगाओ। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये करने से ही सर्वाइकल में आराम मिलेगा। तो इस समय हम जुड़ चुके हैं एक पेशेंट के साथ जो यहाँ पर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम आपका नाम क्या है? आयुषी। यहाँ पर से ट्रीटमेंट ले रही है, कितनी देर हो चुकी है? 5 to 6 months हो चुकी हैं। अच्छा,
तो जो भी आपकी समस्या थी, जिस कारण आप यहाँ पर आई थी, उस समस्या से आपको राहत मिली है? काफ़ी अच्छा। बिल्कुल विजिबल है वो तो, क्योंकि मेरा चलना बंद हो गया था। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कह दिया था मुझे। इवन जो मेन यहाँ के बोन स्पेशलिस्ट है लुधियाना के, उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि लाइफ टाइम आपकी मेडिसिन चलेगी। अच्छा। हाँ जी, और कोई आपका सोल्यूशन नहीं है, या आप साइड बाय साइड थेरेपी ले सकते हो। तो फिर मुझे यहाँ का पता चला न्यूरोथेरेपी सेंटर का। तो यहाँ पे पहले आते मेरी मेडिसिन टोटली बंद हो गई थी। विदाउट एनी मेडिसिन आज मैं भागने लायक भी हूँ। मैं चल पा रही हूँ आराम से। यानी कि सिर्फ 5-6 महीनों में ये आपको इतना बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज है आपकी बॉडी में, सिर्फ 5-6 महीनों में? लाइफ मिली है सीरियसली। अच्छा। हाँ जी। तो जो भी टेक्निक्स डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्या आप घर पर जाकर भी कर सकती हैं? कर सकते हैं अगर आप अवेयर हो उस चीज़ को लेकर। जी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो ये भी बताइए कि बहुत सारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि ये कोई नई चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हालांकि हमने डॉक्टर से भी पूछा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 5-6 महीनों से ये अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं महसूस हुआ? नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो मेडिसिन का भी है जी। उनका भी हम कह सकते हैं कि कभी किसी कोई चीज़ रिएक्ट कर सकती है, कोई भी मेडिसिन। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप अच्छे वे से नहीं करवा रहे हो, प्रॉपरली नहीं, आप मतलब किसी नॉलेजेबल पर्सन से नहीं करवा रहे हो, तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई, मैं तो अभी तक कितनी देर होगी, एक विश्वास के साथ ही आ रही हूँ इतनी देर से। नहीं तो इम्पेशेंस हो जाती, मैं कहती नहीं, पर मुझे पता था मेरे में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं अंदर से, तभी मैं एक विश्वास के साथ आना शुरू किया और करवाए जा रही हूँ। अभी भी मुझे पता है कि मैं और अच्छे से करवाऊँ मैं, कि मैं जल्दी से जल्दी, अब तो बल्कि हो रही हूँ। अब तो मुझे लगता है बहुत कम पीरियड रह गया। तो आपकी फैमिली भी क्या इस चीज़ को लेकर पूरा आपके साथ सहमत है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनका बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। जी। उनके विश्वास से ही आई हूँ। मतलब मैं इम्पेशेंस हो जाती थी कि मैं कब ठीक होंगी। वो कहते थे एक मतलब तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी मत ला अपने मन में। बस उनके सपोर्ट से ही आई। एक डिफरेंस बताइए कि जो दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, और आपने वो भी खाई होंगी, जैसे आपकी ने बताया कि आपकी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि आप चल नहीं सकती, तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट वहाँ नहीं लिया होगा, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाया होगा। क्या डिफरेंस महसूस किया यहाँ आने के बाद और इससे पहले? क्या डिफरेंस है मेन? एक्चुअली मुझे एलोपैथिक लेते हुए मुझे लग रहा था कि ये कोई टेम्पररी ट्रीटमेंट है। जैसे पेन किलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो जहाँ मर्जी चल जाओ, पेन किलर डॉक्टर ने देना ही देना है। मैं तो कई बार मेडिकल स्टोर से पूछी थी बीच में पेन किलर तो नहीं है, लेकिन वो नहीं बताएंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पे था, मुझे एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन थी, मैं विदाउट एनी मेडिसिन में एटलीस्ट ठीक हो रही हूँ, कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं मेरे अंदर जा रहा। क्योंकि मेडिसिन से मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सा पार्ट खराब हो जाए। कोई किडनी पे इफेक्ट कर सकता है, कोई लीवर पे इफेक्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मेरा लीवर फैटी भी था, एक प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम थी। और मैंने रिसेंट टेस्ट भी करवाए, मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं, और मेरे पास प्रूफ भी है उस चीज़ का। अच्छा, तो अभी आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती? नथिंग, एक भी नहीं ले रही हूँ मैं। बुखार की भी नहीं ली मैंने, बुखार भी बिना मतलब मेडिसिन के ठीक किया यहाँ पे। फीवर हुआ था, वायरल हुआ था मुझे, कफ कोल्ड था, विदाउट एनी मेडिसिन यहीं से ठीक हुई हूँ। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। तो आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।